देखिए, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है गाइडेंस के ऊपर। जैसा कि हमने ये देखा है एक्सपीरियंस से कि स्टूडेंट को लॉ पढ़ने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है अक्सर, जिससे जितनी ज्यादा उनको प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी बनाने में आती है कि कैसे वो किस तरह से स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, किस तरह से मेंस की तैयारी करें, किस तरह की इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। इसमें स्टूडेंट अक्सर फंस जाते हैं। तो हमारे लॉ के पढ़ाने से कोई खास फायदा नहीं होता, उनका लॉ तो तैयार हो जाता है, लेकिन कैसे प्रिपरेशन करना है इसकी स्ट्रैटेजी बनाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से खुद को ट्रेन कर पाना, वो चीज वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें यह एहसास हुआ कि गाइडेंस का लेक्चर भी साथ साथ चलती है लॉ के सब्जेक्ट्स के साथ। देखिए, अब सबसे पहले आमतौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है, ये हर स्टेट अलग अलग कंडक्ट करता है। इसका आमतौर पे हर स्टेट के अंदर जो पैटर्न होता है वो यही होता है कि इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स जिसको हम लोग बोलते हैं, मेंस एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने कॉलेज के दौरान ही, यानी एलएलबी करने के दौरान, लॉ करने के दौरान ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, यानी जिस वक्त वो लॉ कर रहे थे उस दौरान उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और एक वो है जिन्होंने लॉ के बाद, आफ्टर लॉ, उन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो यानी प्रिपरेशन के लिए हम स्टूडेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने, जिस वक्त वो लॉ कर रहे थे, एलएलबी कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया। दूसरे वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लॉ करने के बाद प्रिपरेशन शुरू किया। लॉ करने के दौरान अगर आप थर्ड ईयर में या लास्ट ईयर में आके ही, आपने फिफ्थ ईयर में आके भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो भी ये माना जाएगा कि आपने एलएलबी करने के बाद प्रिपरेशन शुरू करा। तो पहले हम आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं कि आपको टाइम कितना लगेगा प्रिपरेशन करके जुडिशियल सर्विसेज को क्वालिफाई करने में। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, आपने लॉ में एडमिशन लेते ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गई थी, कोई अच्छा मेंटर मिल गया था, आपको सारी चीजें समझा दी थी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करना है, पैटर्न क्या होता है, सारी चीज आपको समझ में आ गई थी। तो उसमें आपको फायदा क्या होता है कि जब आप लेक्चर अटेंड करेंगे, जैसे अभी आप क्लासेस अटेंड करते हैं, वहां उस टाइम पे जब आप अपने कॉलेज में क्लासेस अटेंड करेंगे, वही आपकी क्लासेस हो जाएगी। बाकी जो टाइम मिलेगा आप घर में आके पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके जुडिशियल सर्विसेज में होते हैं। आप उसी सब्जेक्ट में डबल ट्रिपल मेहनत कर देंगे कि पहले खुद से भी पढ़ा, लेक्चर भी अटेंड करा, उसके क्वेश्चन भी लगा लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो आप एलएलबी करने के बाद जैसे ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठोगे, काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लोगे, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर नहीं निकाल पाए हैं, मान लीजिए नहीं निकाल पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, तो आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेगा, आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि सारी चीजें आप दोबारा रिवाइज करोगे, आपके लिए 6 महीना रिवीजन के लिए इनफ है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ी हुई, आपको सारा पैटर्न पता हुआ है जुडिशियल सर्विसेज का। 6 से 1 महीने के अंदर आप निकाल लोगे, कोई वैकेंसी आएगी तुरंत आप निकाल लोगे। अब अगर आपने, ये पहला केस हो गया जहां पे आपने प्रिपरेशन जो है अपने लॉ करने के दौरान शुरू कर दी थी, मान लीजिए एकदम शुरुआत में ही आपने शुरू कर दी प्रिपरेशन, जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं आपको पहले ही से सिलेबस रटा हुआ है जुडिशियल सर्विसेज का, जो जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आपका सारा सब्जेक्ट तैयार होता जा रहा है, सबका आप नोट्स बनाए ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, किसी ने आपको सारा पैटर्न समझा दिया। दूसरा है कि आफ्टर एलएलबी आपने प्रिपरेशन शुरू करी है। अगर आप आफ्टर एलएलबी प्रिपरेशन शुरू करते हैं या फाइनल ईयर में करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम आपको लग जाता है प्रिपरेशन के पैटर्न को समझने का, कि एग्जाम किस तरह से होता है, क्या पैटर्न होता है, एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने में, रिफर करने में,
जीके कहाँ से पढ़ना है, जीएस कहाँ से पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ें, आंसर राइटिंग करें, तो इसमें कम से कम इस तरह से करते करते 1-1.5 साल लग जाएगा आपको प्रिपरेशन के करने के दौरान। तो इसमें आम तौर पे अगर कोई स्टूडेंट जो है 8-10 घंटा दे रहा है डेली डिवोट करके, जो उसने एलएलबी करने के बाद प्रिपरेशन शुरू करी है, तो उसको आम तौर पे क्या हो जा कितना टाइम लगता है, उसको 2 से 3 साल लगता है आम तौर पे, 2 से 3 साल लगता है। अगर इस स्टूडेंट को सारी चीज पहले से पता है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इससे कम भी लग सकता है, अदरवाइज यूजुअली 2 से 3 साल लग जाता है। कुछ और केसेस में 4 साल या 5 साल तक भी लग जाता है। स्टूडेंट ट्राई करता रहता है, उसके बाद लिटिगेशन भी करने लग जाता है साथ में, फिर कभी कभार टीचिंग भी करने लग जाता है कि कुछ थोड़ी सी इनकम हो, प्रिपरेशन करते जा रहे हैं, तो इतना टाइम चला जाता है। बहुत इतना रेयर केसेस में जाता है, इतने ही में रिजल्ट आ जाता है, समझ में आ जाता है कि क्या हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, तो स्टूडेंट 2-3 साल के अंदर निकाल लेता है। यानी एक वैकेंसी आई, दिया नहीं हुआ, दूसरे में काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं निकालने के, अगर दूसरे में भी नहीं निकला तो तीसरे में तो निकलना ही निकलना होता है। अगर डिवोटेड स्टूडेंट है तो तीसरे अटेम्प्ट में 90% चांसेस हो जाते हैं कि निकाल ले, अगर फुली डिवोट करके पढ़ रहा है प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के। अदरवाइज 2 से 3 साल लग जाते हैं आपको प्रिपरेशन करके जुडिशियल सर्विसेज निकालने में। तो ये आपको पहले समझ लेना चाहिए कि आप इसमें कहां पे अभी स्टैंड करते हो। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के लिए। देखिए आमतौर पे क्योंकि पैटर्न सेम है, हमें इसके लिए अलग से एक एक डिटेल में नहीं जाना है। अब देखिए जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है ज्यादातर हर स्टेट के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है, इसके अंदर मोस्टली एमसीक्यूज होते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको आंसर पहचान के टिक मारना होता है। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। इसके अंदर आपका आमतौर पे स्टेट्स में लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ स्टेट्स में लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी स्ट्रेटेजी आपकी पढ़ने की क्या होगी, अब आप इसको देखिएगा कि इसके अंदर आपको लॉ का कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। लॉ का कॉन्सेप्ट कैसे मजबूत होगा, जब आप हमारे लेक्चर को अटेंड करते हैं तो लेक्चर अटेंड करने से लेक्चर हमारे दिमाग में बैठता है, जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो ये हो गया लॉ के कॉन्सेप्ट। लॉ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। बेयर एक्ट पे कमांड बनाना। बेयर एक्ट पे कमांड बनाने का मतलब कोई भी टॉपिक का बेयर एक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट का, इंडियन पेनल कोड का बेयर एक्ट है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, उसमें आपको एट लीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और जो उनसे लेस इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो हम ऑलरेडी टिक मार्क कराते हैं आप लोगों को, वो सेक्शंस आपको रटे होने चाहिए, उनकी डिफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए, उनके इलस्ट्रेशंस आपको रटे होने चाहिए। तो यानी अगर कोई सेक्शन बेयर एक्ट का इंपॉर्टेंट है तो वो सेक्शन नंबर, सेक्शन की हेडिंग, सेक्शन की डिफिनेशन, उसके अंदर कोई इलस्ट्रेशन है तो इलस्ट्रेशन, वो आपको पूरा रटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल थेफ्ट है, आईपीसी के अंदर थेफ्ट है सेक्शन 378, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सेक्शन नंबर आपको रटा होना चाहिए, पूरी डिफिनेशन रटी होनी चाहिए, इसके अंदर जितने एक्सप्लेनेशन है वो रटा होना चाहिए, इसके अंदर बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, वो सारे के सारे आपको रटे होने चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि आपको बेयर एक्ट पे कमांड है। कोई आपसे पूछे सेक्शन 436 क्या है, आप तुरंत कोट कर दो। कोई आपसे पूछे सेक्शन 499 क्या है आईपीसी का, तुरंत आप कोट कर दो। इसको बोलते हैं बेयर एक्ट पे कमांड होना। बेयर एक्ट पे कमांड होने का मतलब ये भी हुआ कि आप उस सेक्शन के एसेंशियल्स भी बता सको। अगर हम आपसे पूछें थेफ्ट के एसेंशियल क्या है, आप बता दो। अगर हम आपसे पूछें डिफेमेशन के एसेंशियल क्या है, आप बता दो। आपसे अगर हम पूछें कि मर्डर के एसेंशियल्स क्या है, आप बता दो। इसका मतलब होता है कि आपका बेयर एक्ट पे बहुत अच्छा कमांड है।
तो कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, बेयर एक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए, और बेयर एक्ट को आप पढ़ेंगे अलोंग विद एमसीक्यूज। अब ये जो बेयर एक्ट आप पढ़ेंगे, ये आप बेयर एक्ट को पढ़िए, कमांड हासिल करिए एमसीक्यूज के बेसिस पे, एमसीक्यूज के साथ साथ, मतलब कि आप जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे बेयर एक्ट को अपने साथ में रख के, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। क्योंकि एमसीक्यूज से आपको पता चलेगा कि किसी भी सेक्शन के अंदर कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो आपको नहीं पता, आप सेक्शन को पढ़ के गुजर गए, लेकिन आपने उस बारीक पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया और वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो वो कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम एमसीक्यूज को लगाने से। तो हमें क्या क्या पता चला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए? लॉ का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बेयर एक्ट पे कमांड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाना चाहिए, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको नोट्स को रेफर करना पड़ेगा। ये नोट जो है इनके बाद आता है, क्योंकि आमतौर पे आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन तीनों से निकल जाएगा। नोट्स एक्चुअली में आपके मेंस के लिए होता है, लेकिन फिर भी आपको नोट्स रेफर कर देंगे अगर आप, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कभी कभार कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो थ्योरेटिकल चीजों से पूछ लेते हैं, लेकिन आमतौर पे इतनी चीजें कर लेने से आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन निकल गया। और अगर आपके यहाँ पे जीके जीएस पूछी जाती है, तो जीके के लिए आमतौर पे यूजुअली जितने भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट होते हैं हर स्टेट में, आपके लिए लूसेंट प्लस अरिहंत प्लस बिपिन चंद्र और प्लस कर लीजिए आप घटना चक्र। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप इतनी चीजें रेफर कर लेते हो, अगर जीके पूछी जा रही है अच्छी, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में पूछी जा रही है, इतनी चीजें अगर आप रेफर करते हो, आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका तैयार हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारे को आप रेफर करो, अगर आपने कोई चीज इसमें पढ़ लिया है, वही चीज इसमें भी कवर आ रही है, मत पढ़िए। कोई अलग से कुछ डिटेल मिल रही है तो पढ़ लीजिए, नहीं वो चीज ऑलरेडी लूसेंट में कवर हो चुकी है, मत पढ़िए। घटना चक्र के अंदर एमसीक्यूज होते हैं जीके के, जैसे अगर आप घटना चक्र आती है ज्योग्राफी की, तो उसके अंदर ज्योग्राफी के एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन होते हैं। वो एमसीक्यूज फ्रेम करे जाते हैं जो अब तक क्वेश्चन में पूछे गए हैं, पीसीएस में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंस में या हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका घटना चक्र से कवर हो जाएगा। इतनी चीजें अगर आप कर लोगे, आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रुक नहीं सकता कहीं पे भी। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कि ये जो हमने एमसीक्यूज लगाने को, बेयर एक्ट को लगाने को बोला है, या लॉ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बोला है, ये एक बार में नहीं होगा। कम से कम एग्जाम से पहले आपने एमसीक्यूज को 4-5 मर्तबा लगाया हो, यानी जो एमसीक्यूज की एक आपके पास मोटी बुक है फॉर एग्जाम्पल, उन एमसीक्यूज को आपने 4-5 मर्तबा लगाया हो। 4-5 मर्तबा अगर आप लगा लेंगे एमसीक्यूज को बेयर एक्ट के साथ, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, जो घबराहट होने लगती है एग्जाम का, आदमी पैनिक होने लगता है, कौन सा क्वेश्चन आ गया समझ में नहीं आ रहा, ये सब नहीं होगा, फिर नहीं होगा ये चीज, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं। जब आप 5 बार लगा डालोगे एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, यूनिवर्सल की बुक आती है, सिंगल की बुक आती है, एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करते हैं, हर सैटरडे को जो क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं, इनको अगर आप लगा लोगे 5 बार, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। आप ज्यादातर सारे एमसीक्यूज कर लोगे, आप फंसोगे ही नहीं 5 बार, लेकिन 4-5 मरतबा। क्योंकि पहली बार जब आप एमसीक्यूज लगाओगे, बहुत से सही करोगे, बहुत से गलत करोगे। दूसरी बार जब लगाओगे तो जो गलतियां हुई थी वो उसमें सुधार आएगा। फिर तीसरी बार लगाओगे और सुधार आएगा। फिर चौथी बार लगाओगे, फिर आप काफी बेहतर करने लग जाओगे। फिर 5 बार लगा डालोगे तो बिल्कुल परफेक्शन के करीब पहुंच जाओगे कि 90-95% क्वेश्चन आप सही करोगे। इसके साथ साथ
एक चीज और आ गई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी रेफर करना बहुत जरूरी होता है जब आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं या एमसीक्यूज लगाते हैं कि हमारे स्टेट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका पैटर्न क्या है, ताकि अगर उनका पैटर्न थोड़ा सा भी अलग होता है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, वेयर एक्ट आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, एमसीक्यूज आपको हर हाल में लगाने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। अब इतना करने के बाद आता है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी रेफर करो, ताकि आपको पता चले कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत अलग पैटर्न तो नहीं है आपके स्टेट में क्वेश्चन पूछने का, या कुछ ऐसा तो नहीं है सिलेबस के मुताबिक कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। तो ये सारी चीजें आप करोगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, उसके साथ साथ अपने सिलेबस को चाहे अपने घर पे कहीं पे आप एक चार्ट की तरह बना के टांग दो, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। जो जो चीजें सिलेबस के अंदर दी गई हैं वो सारी चीजें आपको कवर करना रहेगा। ये हो गया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। अब हम लोग एक ओवरऑल आइडिया लेते हैं मेंस में जाने से पहले, कि आपको जो आप पढ़ेंगे दिन भर में आपके पढ़ाई का रूटीन किस तरीके से होना चाहिए। देखिए अब हम लोग यहाँ पे ओवरऑल बात कर रहे हैं, यानी आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए। हम आम तौर पे ये मान के चल रहे हैं कि ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो लॉ करने के बाद प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या वो अपने फाइनल ईयर में है। ठीक है, तो अगर आप लॉ करने के बाद प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो या फाइनल ईयर में हो, तो आमतौर पे आपको 8-10 घंटे तक तो पढ़ना चाहिए। 8-10 घंटे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेबस कवर करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, कम से कम अगर आपके स्टेट में अच्छे लेवल की जीके पूछी जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर अच्छी क्वांटिटी में जीके पूछी जाती है, बिहार के अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में जीके पूछी जाती है, कुछ दूसरे स्टेट्स में जीके इतनी नहीं पूछी जाती है, कुछ स्टेट्स में जैसे झारखंड है कम ही जीके पूछी जाती है, तो कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा जीके पूछी जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा जीके पूछी जा रही है, अगर आप ऐसे ऐसे स्टेट को टारगेट कर रहे हो जहां पे जीके पूछी ही नहीं जाती है, तब तो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप जिस स्टेट को टारगेट कर रहे हो वहां पे अच्छी क्वांटिटी में जीके पूछी जाती है, तो 2 घंटा कम से कम आप निकालिए जीके के लिए। पर डे की बात बता रहे हैं, ये मत करिएगा कि एक हफ्ते में एक बार जीके पढ़ रहे हो या एक महीने में एक हफ्ता निकाल रहे हो जीके को, नहीं, हर चीज डेली चलेगी। कम से कम 4 घंटे के करीब, 4 से 5 घंटा लॉ। लॉ में आपका लॉ का कॉन्सेप्ट हो गया, लोकल लॉज हो गए, माइनर एक्ट्स हो गए, मेजर एक्ट्स हो गए, फिर लॉ में अलग आ जाता है लॉ का आप पैटर्न तैयार करो, टाइम मैनेजमेंट कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है वो फिर आप अपने हिसाब से देखो। हालांकि हम लोग अब ये जो गाइडेंस वाले लेक्चर बना रहे हैं इसके अंदर इस टॉपिक में भी आएंगे कि लॉ का टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाएं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को कैसे तैयार करें, इसको डिटेल में भी कवर करेंगे। ये हम लोगों का एक कंप्लीट आइडिया है प्रिपरेशन शुरू करने का। ठीक है, तो कम से कम 2 घंटा जीके को दीजिए, 4 घंटा लॉ को दीजिए, कम से कम 1 घंटा आप दीजिए लैंग्वेज के पेपर को। जो लैंग्वेज का पेपर होता है, आपके रीजनल पेपर्स होते हैं, जो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं वहां पे हिंदी पूछी जा रही है, कुछ स्टेट के अंदर हिंदी की ग्रामर पूछी जा रही है, ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, प्रेसी राइटिंग पूछा जा रहा है, ऐसे राइटिंग पूछी जा रही है, ऐसे पूछे जा रहे हैं, वो काफी ज्यादा उसमें स्टूडेंट स्कोर करते हैं। यूपी के अंदर लैंग्वेज के पेपर के अंदर कई बार स्टूडेंट 150, 160, 200 में से 160 मार्क्स ला के सिर्फ लैंग्वेज के पेपर में क्वालिफाई कर लेते हैं। लॉ उनका अच्छा नहीं हुआ, लेकिन लैंग्वेज का पेपर में उनको 150, 160 मार्क्स मिल गया, उनका लॉ निकल गया। लैंग्वेज को पेपर को दीजिए, 1 घंटा हो गया, तो 2 घंटा आपने जीके को दिया, 4 घंटा आपने लॉ को दिया, 4-2-6 हो गया, 1 घंटा आपने लैंग्वेज को पेपर को दे दिया। फिर 1 घंटा आप और निकाल सकते हो जिसके अंदर आप ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो।
कितना हो गया, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 घंटे के अराउंड हो रहा है। अब इसके साथ साथ दो और चीजें बच जाती हैं हम लोगों की करने के लिए। अब उस चीज को आप, अगर आप 1 घंटा इसमें और बढ़ा लेते हो तो बहुत अच्छा है। 8 घंटा हम लोगों का हो रहा है, 1 घंटा अगर आप और बढ़ा लेते हो तो, अगर जैसे आप ये भी कर सकते हो कि 1 घंटा आप बढ़ा सकते हो, इस 1 घंटे को बढ़ा के इसके अंदर दो चीजें और आप कवर कर सकते हो। एक हो गया करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स देखना, जिसके अंदर अगर आप, क्योंकि अगर आप पहले से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको प्रिपरेशन की अच्छी स्ट्रेटेजी पता है, तो आप न्यूज़पेपर के अंदर शॉर्टलिस्ट कर लोगे पढ़ते हुए कि कौन सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कर पाते हो तो आप कोई सी ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत सी ऐप अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सी मैगजीन्स आती है पर मंथ की, आप मैगजीन ले सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, विजन आईएएस करके, विजन आईएएस नाम है लेकिन वो आपके लिए इसमें भी यूजफुल होगी, ठीक है। जीके टुडे हो गई। 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को दीजिए, 1 घंटे में आप लीगल डेवलपमेंट, लीगल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, लॉ से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, लीगल अपडेट्स जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके अंदर नए नए जजमेंट आ रहे हैं, इसको देखिए। लीगल जजमेंट्स हो गए, जो नए जजमेंट्स आए, नए अमेंडमेंट आ रहे हैं, कोई प्रपोजल रखा जा रहा है, कोई लॉ के प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी के अंदर लीगल डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ हमारे भारत की इंडियन पॉलिटी के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में, कैसे कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, ये चीजें अगर आपने कर ली, फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर कुछ बचेगा नहीं करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई। अब ये जो 1 घंटा आप अलग से निकाल रहे हैं, इसको आप चाहो तो लॉ और जीके में एडजस्ट कर सकते हो, अगर आप 8 घंटा तक मैक्सिमम पढ़ पा रहे हो, आपकी कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप 10 घंटे तक खींच सकते हो तो इसके लिए अलग से टाइम निकाल लो। ये आपको डेली के बेसिस पे करना है, यानी डेली के बेसिस पे आपको लैंग्वेज के पेपर को लगाना है, डेली के बेसिस पे आपको लॉ पढ़ना है, डेली आपको जीके पढ़ना है, डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली आपको लीगल अपडेट्स देखने हैं। ठीक है। अब इस लॉ के अंदर आपको ये भी टाइम निकालना है, आप चाहे लॉ में निकाल लो या जो आप लीगल अपडेट्स निकाल लो, जो नए नए जजमेंट आते हैं, उन जजमेंट के अंदर जो रेशियो आया है, कोर्ट के जजमेंट पढ़ना, खास करके उन जजमेंट को जो बड़े लैंडमार्क हैं, केशवानंदा भारती हो गया, डी के बासु हो गया, ठीक है, जोगिंदर कुमार का केस हो गया, मतलब जो लैंडमार्क है, जो आपको पता है कि ये इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक में लैंडमार्क है, उनको रीड करिए, उन जजमेंट की लैंग्वेज पढ़िए। उससे क्या पता चलेगा, जब आप आंसर फ्रेम करोगे तो आप लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जब आंसर लिखते हैं तो वो सोचते हैं कि लॉ के अंदर अपनी मर्जी से आंसर लिख सकते हैं। आप बिल्कुल अपनी मर्जी से आंसर लिख सकते हो, लेकिन एक लॉ स्टूडेंट जब आंसर फ्रेम करेगा तो उसके लॉ के आंसर में लीगल वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, लीगल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होना चाहिए, कुछ मैक्सिम्स का इस्तेमाल होना चाहिए, तो पता चलेगा कि हाँ ये किसी लॉ स्टूडेंट ने लिखा। ये आप कैसे सीखोगे, जब आप जजमेंट पढ़ोगे। जजमेंट को इस तरीके से लिखते हैं जजेस, जब आप पढ़ेंगे जजमेंट तो आपको पता चलेगा कि लीगल वे में किसी बात को कैसे कहना है, इसका आपको फायदा होगा। खासकर जो नए नए केस लॉज आ रहे हैं, जैसे आप डीजेएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये चीज तो आपको करना ही पड़ेगा दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए। उसके साथ साथ जो नए नए जजमेंट आ रहे हैं, उन जजमेंट को पढ़िए, जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ है, क्या कहा गया है, उसके रेशियो को देखिए, क्या पार्टीज के कंटेंशन थे, खास करके अगर उस लॉ के उस जजमेंट से कुछ नया डेवलपमेंट आ रहा है। ये आपका ओवरऑल तरीका होगा टाइम देने का प्रिपरेशन के लिए। जजमेंट के लिए आपके पास बहुत सारी ऐप है, लाइव लॉ है, लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बार एंड बेंच है, आप बार एंड बेंच की वेबसाइट और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रोज नए नए अपडेट्स आते हैं लॉ से रिलेटेड, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टेट्स के अंदर बहुत सारे, ठीक है। अब ये आपने समझ लिया, इसको हम रफ कर दें, हटा दें इसे। क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी ऑलरेडी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, इसका एक नया कोर्स बन जाएगा ऐप के ऊपर,
और आप लोगों को ऐड किया जाएगा हमारे तरफ से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेंस के लिए। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक टाइम पे अगर आप बहुत एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि उसके अंदर 4 ऑप्शन होता है, पहचानने में दिक्कत होती नहीं है, स्टूडेंट पहचान के आंसर कर देता है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि मेरी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन है। वो जैसे ही मेंस में आता है तब उसको पता चलता है कि मेरी प्रिपरेशन ही नहीं है, फंस जाता है कि प्रिपरेशन में मेंस में आके। अक्सर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो मेंस जो होता है ये असल में मेन एग्जामिनेशन होता है, जिसका मार्क्स जो होता है आपके इंटरव्यू के मार्क्स के साथ ऐड होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मार्क्स जो होता है आमतौर पे आपके इंटरव्यू के मार्क्स से ऐड नहीं होता है। जो फाइनल कट ऑफ आती है वो इन दोनों के मार्क्स को ऐड करने के बाद आती है कि आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब मेंस के लिए आपको क्या करना है, देखिए, मेंस में आपसे अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप समझ लीजिए कि आप जब बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में आप आंसर नहीं लिख पाओगे, बहुत घबराओगे, बहुत ज्यादा आंसर छूटेगा। तो मेंस का एग्जाम देने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा, तभी आप क्वेश्चन को फेस कर पाओगे, क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम में बैठ रहे हो जुडिशियल सर्विसेज के लिए। ये कॉन्फिडेंस आपके पास कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंस आपके पास तब आएगा जब आपने मेंस के टॉपिक्स को, मेंस के लिए जो आपके लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जीके जीएस हो गई, इनको एग्जाम से पहले कम से कम टोटल पूरे पेपर को 6-7 बार रिवाइज ना कर डाला हो। 6 से 7 बार अगर आपने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी आंसर फ्रेमिंग अगर आपने इतनी बार नहीं किया है, हम ये नहीं कह रहे कि सबके लिए कंपलसरी है करना, अगर आपने इतनी बार नहीं किया है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप बैठोगे आप घबराते रहोगे, अभी ये वाला आंसर बचा है, अभी वो वाला आंसर बचा है, सोचोगे बैठ के क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 12 में, क्या लिखा है आर्टिकल 13 में, कौन सा केस लॉ था। ये सब आपके साथ होगा अगर आपने इतनी बार रिवीजन नहीं किया है। और अगर आपने मेंस, ये हम कब बता रहे हैं 6-7 बार, मेंस एग्जाम से पहले, इसके देने से पहले तक आपने 6-7 बार रिवीजन कर डाला हो, फिर जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना बैठने में, आपको लगेगा कि कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको आप ना दे पाओ, कुछ ऐसा पॉइंट बच ही नहीं रहा है कि जिसको आप आंसर ना कर पाओ, अगर आपने इतनी बार पढ़ डाला। लेकिन आप ये पढ़ोगे कैसे इतनी बार? इतना वास्ट टॉपिक है, आप इतनी बार पढ़ोगे कैसे? इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी अपने खुद के नोट्स की। आप सारी अच्छी अच्छी बुक्स रखो, रतनलाल धीरज लाल रखो, केलकर रखो अपने पास, बत्तुक लाल रखो, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स रखो, बहुत हेल्पफुल होती है। लेकिन अपने खुद के नोट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप अपने नोट्स को 2 तरीके का भी बना सकते हो, एक बुलेट टाइप वाला और एक लेंदी। एक ऐसा नोट्स जिसके अंदर आप एक एक वर्ड पढ़ते जाओ, सारी चीजें आपको याद आती जाए, एक एक पॉइंट ऐड कर दिया, ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऐसे अपॉइंट होते हैं, ये इनके बारे में बताई गई है, ये डिटेल है, ये आर्टिकल है, ये इससे रिलेटेड केस लॉ है, बस खत्म एक पेज के अंदर। थेफ्ट है आईपीसी के अंदर,
थेफ्ट 378 के अंदर डिफाइन किया गया है। इसके अंदर बोला गया है कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के कब्जे से ली जाएगी तो ये चोरी है बिना उसके कंसेंट के। ये है, इसके अंदर इतने एक्सप्लेनेशन है, ये दिया गया है, इसके अंदर टोटल इतने इलस्ट्रेशन हैं। कुछ इलस्ट्रेशन को आपने उसके अंदर कोट कर दिया, बताया, 2-3 केस लॉ लिख दिए कोट करके, खत्म। ये हो गया आपका एक बुलेट टाइप का, मतलब कि आप फॉरन टू फॉरन रिवाइज करो, बार बार करते जाओ, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब पता है कि थेफ्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, थेफ्ट के कितने एक्सप्लेनेशन है, सब उसके अंदर की डिटेल आपको पता है। तो आपको कम टाइम में जो बुलेट वाले होते हैं रिवीजन करने के लिए बड़े इफेक्टिव होते हैं। कोई और बना के नहीं दे सकता, हम अगर आपको बना के देंगे तो आपकी जो थ्योरीज होगी वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। अगर हम आपको बहुत लेंदी वाला देते हैं तो फिर वो बुक की शक्ल में बन जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे तो वो बुक बन जाएगा। तो ना बहुत डिटेल कर सकते हैं नोट्स को हम लोग, और ना तो उसको बुलेट टाइप का बना सकते हैं। तो इसलिए आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। उस नोट्स को आप चाहो तो 2 पार्ट में भी कर सकते हो, या तो आप अपना एक खुद नोट्स बनाओ, उसी के अंदर उसको शॉर्ट कर लो। जब आप अपना नोट्स बनाओगे, एक जगह पे लिखी हुई चीज को बार बार पढ़ने से वो हमारे दिमाग में आसानी से बैठ जाती है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, एके जैन भी पढ़ रहे हैं, बुक से भी पढ़ रहे हैं, मेरे नोट से भी पढ़ रहे हैं, खुद का भी मटेरियल लिख रहे हैं, दूसरे कोचिंग का मटेरियल भी रेफर कर रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी क्वेश्चन आंसर निकाल के पढ़ रहे हैं, कोई और बुक आती है मार्केट में उसको भी निकाल के पढ़ रहे हैं। अगर आप इतना रेफर करोगे तो फिर आप रिवीजन कर ही नहीं पाओगे, रिवीजन हो ही नहीं पाएगा फिर आपका। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, आप कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट होगे, आप मेंस में जब बैठोगे तो आप घबरा जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आप आंसर ही नहीं लिख पाओगे। देखिए, अब नोट्स कहां से बनाना है, कैसे बनाना है, टाइम मैनेजमेंट, ये सब हम लोग धीरे धीरे गाइडेंस के लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आप पहले एक गाइडेंस की प्रिपरेशन का आइडिया लीजिए इसमें, ठीक है। कैसे प्री के लिए तैयारी करें, कैसे एमसीक्यूज लगाएं, एमसीक्यूज लगाने का तरीका क्या होगा, मेंस कैसे सॉल्व करें, मेंस में कितने आंसर लिखें, किस तरह से लिखें, पैटर्न क्या होगा, वो अलग डिटेल्स है, वो गाइडेंस रिलेटेड अलग अलग टॉपिक में। टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाएं, एक दिन में कितने लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ें, किस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये सब अलग टॉपिक है, ठीक है। ये हम जो आपको तरीका बता रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा तरीका है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो कायदे से, तो आपका जुडिशियल सर्विसेज निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी के अंदर थोड़ा सा अगर आप टाइम और बढ़ा दोगे तो आप टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। मतलब कि जैसे हमने आपको बोला है 8-10 घंटा, इसी सेम फॉर्मूले को फॉलो करके अगर आप टाइम ज्यादा दे दोगे पढ़ाई में, तो आप टॉप 5 रैंक के अंदर आ जाओगे। क्योंकि ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसी तरीके से टॉपर जो है तैयारी करते हैं। 6-7 बार अगर कोई मेंस के लिए रिवीजन कर लेगा, आप इमेजिन करिए कि उसको कुछ भी दे दो पता रहेगा उसको। तो इन 6 से 7 बार जो आपको मेंस की तैयारी करना, मेंस के लिए वो करना है रिवीजन, वो तभी हो पाएगा जब आपके पास खुद के नोट्स होंगे, आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए। तो अगर आपको लगता है कुछ डिटेल एके जैन में इंपॉर्टेंट है, कुछ डिटेल मेरी बुक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डिटेल किसी स्पेसिफिक राइटर की बुक में इंपॉर्टेंट है, कुछ डिटेल जो है हमारे नोट्स में इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना एक फाइनल नोट्स तैयार कर लीजिए फिर सारी डिटेल्स को निकाल के। अब ये नोट्स बनाने का भी तरीके होते हैं, इस पे हम लोग खैर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन नोट्स बनाने के लिए आप नोट्स इस तरह से बनाइए, देखिए कि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चन को ध्यान में रख के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रख के कि क्या क्या पूछा गया। पूरी बुक का आपको नोट्स नहीं बनाना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके स्टेट में पूछे गए हैं, पहले तो उसका तैयार करिए। सबसे पहली चीज आपके लिए मेंस में यही होगी कि जो आपके स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको बिल्कुल अच्छे से रट डालना। अब इसके साथ साथ मेंस में खाली रिवीजन से भी काम नहीं चलेगा, इसमें आपको राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो यानी जब हमने ये जो 6-7 बार रिवीजन लिखा है, तो 6-7 बार कम से कम कोशिश करिए कि उसको लिख भी डालें, जो आपने पढ़ा है उसको सॉल्व भी करिए। जो क्वेश्चन पेपर आपका है, कम से कम एटलीस्ट अपने स्टेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करिए 6-7 बार। फिर आप देखिएगा जब आप बैठेंगे मेंस का एग्जाम देने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां पहुंच जाएगा। फिर आप कुछ भूलोगे नहीं, आपको सब याद रहेगा, किस सेक्शन के अंदर कितने केस लॉ है, कौन सा केस लॉ है, क्या एसेंशियल्स है, कुछ बचेगा ही नहीं, सब आपको याद रहेगा।
फिर अगर आपने इतना कर लिया तो आप मान के चलिए कि मेंस आपका निकलना ही निकलना है आमतौर पे। फिर उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर लॉ के थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है आमतौर पे, जैसे 20-25 मिनट आधे घंटे के अराउंड इंटरव्यू हो जाता है। उसके अंदर जजेस बैठते हैं और उसके साथ साथ जो भी कंडक्ट करवा रहे हैं कभी कभार उनके चेयरमैन बैठ जाते हैं, टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं लॉ के, तो आप उनको मिसलीड नहीं कर सकते हो, उनके सामने डिप्लोमेसी नहीं करना है। कभी कभार वो हो सकता है कि आपको एग्जामिन करने लग जाए किसी चीज को लेके, आप ही की बात से आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग जाए, तो वहां पे अपने आप को डिपेंड नहीं करना है या कोई आंसर को बताने के लिए थोड़ा एग्रेसिव नहीं हो जाना है, और ना तो बहुत डिप्लोमेटिक कि सिर्फ आप हंस हंस के बात कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए, जो भी एक आपका नॉर्मल क्वेश्चन है आप उस तरीके से रहिए। जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बताइए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिए उस चीज को कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, कोशिश मेनली उनका फोकस रहता है कि लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन वो पूछे, मोस्टली लॉ के ऊपर ही पूछते हैं, लेकिन कभी कभार आपके बारे में भी पूछ सकते हैं। लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं वो, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में पूछते हैं क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई नए जजमेंट आए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू के लिए करना होता है। अब लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इन तीनों में से हम टारगेट पहले किसको करें? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को करें टारगेट, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन निकल जाएगा, फिर मेंस को करें कि फिर इंटरव्यू को करें? देखिए, टारगेट आपको करना है मेंस को, क्योंकि ये नहीं निकलता है, इसी में दिक्कत आती है, इसी में आपको ज्यादा मार्क्स लेके आना है, तभी वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स से जुड़ेगा। इसी में आप जब ज्यादा मार्क्स लेके आओगे तभी वो इंटरव्यू के मार्क्स से आपसे जुड़ेगा, तभी जाके आपका फाइनल जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। तो आपको टारगेट जो है वो मेंस को ही करना है, लेकिन साथ साथ में आप एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करते रहिए, एमसीक्यूज लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते रहिए कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप फॉर एग्जाम्पल कि 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे पढ़िए कि आप 4 घंटा जो है मेंस को दे दीजिए और 1 घंटा जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को दे दीजिए। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करिए लगा लगा के ज्यादा से ज्यादा। ये हमने आपको बताया है कि जो हमने आपको लॉ का टाइम बताया कि आप कितनी देर में लॉ पढ़ते हो, तो लॉ में अगर जैसे आप 5 घंटा पढ़ रहे हो या 4 घंटा पढ़ रहे हो तो उसके अंदर 3 घंटा मेंस को दीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को दीजिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे अच्छा कमांड हो जाता है तो फिर इसमें जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप पहले से पढ़ो। लोग 15 दिन में पढ़ के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, 1 महीना पढ़ के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं। तो आई होप कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि जो प्रिपरेशन करी जाती है इसका कायदे से क्या मेथड होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आया? अभी ये हम लोगों ने एक आइडिया लिया है प्रिपरेशन शुरू करने का, इसके साथ साथ हम अलग अलग गाइडेंस के सेशन भी करते रहेंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को लेके, मेंस को लेके, मेंस के लिए कैसे तैयारी करना है, और इसको डिटेल में जाके भी हम लोग समझेंगे। नोट्स कैसे बनाना है, किस किस तरीके से नोट्स हमारे होने चाहिए, नोट्स का क्या पैटर्न होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट को लेके। देखिए, मेंस के लिए आप जिस भी स्टेट में हो, अपने स्टेट में अपने शहर में जाके आप पता करिए कि जो जहाँ पे लॉ की बुक्स वगैरह मिलती हैं, तो वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। देखिए, जो चीज हमने बताई है ये हर स्टेट के एग्जाम के लिए है। हम कोशिश करेंगे कि झारखंड जुडिशरी के लिए अलग से जो है सेशन करें, लेकिन सेम पैटर्न आपको उसके लिए भी फॉलो करना पड़ेगा। सेम चीज हम बताएंगे, जो इसमें बताया वही बताएंगे हम। देखिए, नोट्स कैसे बनाएं,
और डिटेल के लिए हम आगे के सेशन करेंगे, क्योंकि फिर ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये मेन स्टूडेंट के समझने के लिए है कि प्रिपरेशन वो कैसे शुरू करे, उसको पता चले कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो रही है उसके अंदर प्रिपरेशन करने में। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके प्रिपरेशन में कोई कमी तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है। ये तो आप चेक कर लोगे ना देख के। देखिए, मेंस की जो कट ऑफ वगैरह होती है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है, सबके अलग अलग मार्क्स होते हैं। जो टॉपिक के ऊपर हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर हमारे नोट्स जो हैं, थ्योरेटिकल वे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रख के कवर किए गए होते हैं, तो उसके लिए वो सफिशिएंट होते हैं। सर, हम जीके ल्यूसेंट पहले से ही तैयार कर रहे हैं, बट लॉ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। देखिए, लॉ के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। हमने क्या बताया, कोई भी जो टॉपर होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत ब्रिलियंट है, दिमाग का बहुत अच्छा है। वो जो टॉपर्स होते हैं ये मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। 6-6 7-7 बार अगर आप रिवीजन करेंगे, आप भी टॉपर की रैंक में आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं दिमाग में। इस चीज को इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि कभी आप भूलोगे नहीं। जैसे आप लोगों के नाम नहीं भूलते हो, हमारा नाम नहीं भूल रहे हो, अपनी फैमिली मेंबर्स का नाम क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि रिपीटिशन, इतनी ज्यादा बार नाम ले रहे हो। और अगर किसी का नाम आप काफी दिन हुआ होता है मिले हुए, आप सोचते हो क्या नाम है उसका जिससे हम मिले थे लास्ट टाइम, ऐसा होता है ना, क्यों? क्योंकि आप उसका नाम बार बार नहीं ले रहे हो। और ये भूलने की बीमारी सबको होती है, हर इंसान भूलता है। तो जब हर इंसान भूलता है, तो ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, ये कोई ऐसे टेक्निकल नेचर के है ही नहीं कि इसके अंदर जैसे कैट के एग्जाम में पूछा जाता है, एमबीए वगैरह के अंदर ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरीज एंड प्रोबेबिलिटीज, इतने ज्यादा तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पे दिमाग का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे दिमाग का क्या इस्तेमाल? यहाँ पे तो रट रट के पढ़ पढ़ के आप चीजों को कर सकते हो आंसर। कुछ चीजें थोड़ा सा क्वेश्चन को टेक्निकल बना देते हैं, बाकी तो चीजें वैसी ही रटने वाली हैं, समझने वाली हैं। देखिए, हमारे नॉलेज में कोई ऑनलाइन ऐसा सोर्स नहीं है कि जो सारे स्टेट के या किसी स्टेट के प्रोवाइड करता हो। उसके लिए आपको फिर से सर्च करना पड़ेगा। देखिए, हायर जुडिशरी के लिए हर स्टेट का तो हमें पैटर्न नहीं पता है। बाकी सारे स्टेट का पैटर्न भी वही होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू, जहां तक मेरी जानकारी में है। तो पैटर्न फिर सेम रहेगा। हमारे सारे नोट्स ऐप के ऊपर ऑलरेडी आ जाते हैं। कुछ टाइम जैसे कुछ नोट्स नहीं प्रिपेयर हुए होते हैं तो कभी कभार उसके शेयर होने में टाइम लग जाता है।